आम इंसान की जो दिनचर्या होती है स्वस्थ रहने के लिए वो कैसी होनी चाहिए? मनुष्य को प्रातःकाल जागना चाहिए कि सूर्य से ही हमें विटामिन डी प्राप्त हो। ये जो बबूल की दातुन है, अगर जब हम उसकी दातुन को करेंगे तो उसमें जो कसैला रस है, से जो डायबिटीज है, मधुमेह है, उसके कम होने की संभावना है। जब वो नीम किसी ना किसी अंश रूप में हमारे रक्त के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, तो जो बाहर से होने वाली इन्फेक्शन है वो साथ साथ में भी सबसाइड होती है। कुछ लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं जी। ऐसा नहीं, उससे डायरेक्ट जो है, जो टिश्यूज है ना, हमारे सेल हैं बॉडी के, वो वीक बनते हैं। कि जो हमारा वातावरण है, सराउंडिंग्स हैं, वो इतनी प्रदूषित से रहित हो जाएं ताकि हमारे कोई रोग पनपे ही ना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम वैद्य आपके घर तक। इसमें हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर BK कौशिक, जो कि गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर पंजाब के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर साहब को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। डॉक्टर साहब को यह अवार्ड राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली की तरफ से दिया गया है। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान की जो दिनचर्या होती है स्वस्थ रहने के लिए वो कैसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे? सूर्योदय के साथ ही मनुष्य को प्रातःकाल जागना चाहिए जी। और उसके बाद सूर्य नमस्कार करना चाहिए उसको जी। क्योंकि उस समय की जो सूर्य की किरणें होती हैं जी। उसमें शरीर में जो इम्यूनिटी होती है जी। उसको ज़्यादा देने की, शरीर में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है। तो इसी करके सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य के आगे तरह तरह के जो व्यायाम हैं वो किए जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य से ही हमें विटामिन डी वगैरह प्राप्त होता है। जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे आयुर्वेद में तो ये बताया गया है कि जैसे आज से 20-25 साल पहले दातुन करने का एक वो था जी। जिसमें नीम की दातुन को श्रेष्ठ माना जाता था। जी। जो किक्कर है, बबूल है, जी। उसकी दातुन को माना जाता था। अब क्यों करते थे ये कि जो बबूल की दातुन है, अगर जब हम उसकी दातुन को करेंगे तो उसमें जो कसैला रस है वो हमारे मुंह में भी अब्जॉर्ब होगा। जी। जब वो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होगा, चला जाएगा, तो उससे जो डायबिटीज है, मधुमेह है, उसके कम होने की संभावना रहती है। जी। ऐसे ही जो नीम है, जी। जो नीम की दातुन करते थे तो जो दांतों के अंदर कीड़े लग जाते हैं, कैरीज ऑफ टीथ हो जाता है, या शरीर के ब्लड में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो जब नीम की दातुन की जाती है तो नीम का जो रस है वो मुंह में अब्जॉर्ब होता है। इसीलिए मुंह का जो स्वाद है वो कड़वा उस समय पे महसूस होता है। तो जब वो नीम किसी ना किसी अंश रूप में हमारे रक्त के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, तो जो बाहर से होने वाली इन्फेक्शन है वो साथ साथ में भी सबसाइड होती रहती है। अब दातुनें नहीं है तो जो आयुर्वेदिक फार्मेसी हैं उनसे, इनसे बने हुए जैसे बबूल टूथपेस्ट आ गया, नीम टूथपेस्ट आ गया, एक मिसवाक टूथपेस्ट है, तो ये बिको वज्रदंती है, तो उसमें वो सभी द्रव्य हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दांतों के लिए, केवल मात्र सुबह इस क्रिया को करने से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। क्या ये उतने इफेक्टिव हैं जितने कि वो ओरिजिनल दातुन हुआ करती थी? बिल्कुल। जो भी ये द्रव्य हैं जिनके द्वारा उस समय पे दातुन की जाती थी, इनका पाउडर बना करके इसको पानी में
उबाला जाता है। जब उसका चौथा अंश रह जाता है पानी का, तो फिर जो आगे पेस्ट बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इस प्रकार से पेस्ट बनाया जाता है। जी, क्या डॉक्टर साहब, ये जो आपने भी बताया कि इनको पानी में डाल के उबाल के उसका चौथा अंश काम में लिया जाता है, क्या उससे हम कुल्ला भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको क्वाथ कहा जाता है जी। आयुर्वेद में। नज़ला जुकाम हो जाता है तो उस समय पे हम काढ़ा देते हैं पीने के लिए। जी। तो ऐसे ही इसको पिया भी जा सकता है, कुल्ला भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी तक आपने बताया कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद में आपको पेस्ट करना चाहिए, उसके बाद की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उसके बाद जैसे अब जो सर्द ऋतु है, कुछ लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं। जी। ऐसा नहीं, उससे डायरेक्ट जो है, जो टिश्यूज हैं ना, हमारे सेल हैं बॉडी के, वो वीक बनते हैं। तो हमें कुपोषण जल बोला गया है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, उससे हमें नहाना चाहिए। उसके बाद हमें जो योग है या जो भी हम धार्मिक प्रवृत्ति में कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, ताकि जो हमारा अध्यात्मवाद की दृष्टि से मन, आत्मा और इंद्रियां हैं वो भी स्वस्थ रहें। यज्ञ करना आज उसको धार्मिक रूप में लिया गया है। अगर हम उसको वास्तविक दृष्टि से देखें तो जो हवन की सामग्री होती है उसमें गुग्गल होती है, नीम होता है, जटामांसी होती है, तरह तरह के जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जो कि वहाँ के वातावरण को शुद्ध करते हैं। वो इसीलिए ही प्रतिदिन हवन करने की प्रथा थी कि जो हमारा वातावरण है, सराउंडिंग्स हैं, वो इतनी प्रदूषित से रहित हो जाएं ताकि हमारे कोई रोग पनपे ही ना। हाँ जी, इम्यूनिटी आपकी जो है वो स्ट्रांग रहे, बूस्ट रहे, स्ट्रांग रहे। डॉक्टर साहब, इसके बाद खाना पीना कैसा होना चाहिए? उसके बाद ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी। वहाँ पे कहा गया है कि अगर हम मिथ्या आहार विहार करेंगे, मिथ्या आहार विहार क्या, जो हमारे देश के उस ऋतु के हमारे शरीर के प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उसको हम अपथ्य कहते हैं। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं या जो हमारे लिए सुपाच्य है, अगर इस तरह का हम आहार करेंगे तो औषध की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम कुपथ करेंगे, अपथ्य करेंगे, तो फिर हम चाहे दवाई भी लेते रहो फिर भी हम ठीक नहीं रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है कि संतुलित भोजन करना चाहिए। आजकल उसे सुपर फूड के नाम से बोला जाता है, जिसमें हरे पत्तों वाली सब्जियां हों, ब्रोकली है, करेला है, खीरा है, तरह तरह के जो भी हैं, जो रेशेदार हैं। ऐसे ही जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज का मतलब ये नहीं कि मोटे से हम जो अभिप्राय है वो ये है जो छिलके युक्त हैं। चावल है वो भी छिलके युक्त होने चाहिए। आजकल उसको पॉलिश छिलका हटा करके पॉलिश किया जाता है, परंतु जो ब्राउन राइस हैं वो स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं। चने हैं, दालें हैं, अंकुरित दालें हैं, ये सारे का सारा हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है। डॉक्टर साहब, हमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? जो हमारे प्रकृति के अनुकूल नहीं है, जो जिनको हम पूरी तरह से पचा नहीं सकते, जो बहुत ज़्यादा गुरु हैं, स्निग्ध हैं, फैट युक्त हैं, वसा युक्त हैं, जिसको पचाने के लिए हमारे जो लीवर है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें मिर्च हो, वो हमें उन सब को नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ घरेलू उपाय हमें बताएं ताकि हमारे दर्शक उन्हें अपना के स्वस्थ रह सकें। इसके लिए हम प्रतिदिन आंवले का प्रयोग करना चाहिए। हमें जो आंवला है उसमें इतने मिनरल्स,
विटामिन्स हैं और मुख्य रूप से उसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। मुलट्ठी है जी और मैं एक और बताऊं कि जो दलिया है जी गेहूं का, हाँ गेहूं का जो दलिया है, आजकल हम देख रहे हैं कि वो जो गेहूं उगाई जाती है और जो उसके हरे हरे ऊपर से अंकुर होते हैं उसका जूस निकाला जाता है, वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। एक और है कि गेहूं को रात को भिगो करके रख दें 10 ग्राम जी 10 ग्राम भिगो करके रख दें। सुबह जब वो फूल जाएगी तो उसको आप ग्राइंड कर लें। उसके साथ कुछ बादाम और मगज़ जो खरबूजे वगैरह के बीज होते हैं, चारों मगज़ होते हैं, उनकी कुछ मात्रा, काली मिर्च और मिश्री, इनका अगर हम पेस्ट बना करके सुबह सुबह लिया जाए तो इससे अच्छा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला हो। जी डॉक्टर साहब, क्या कोई काढ़े भी ऐसे हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है? गिलोय का जी, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जी आपने देखा होगा कि वृक्षों के ऊपर एक बहुत लंबी बेल होती है जी जिसे गिलोय कहते हैं। इसका एक नाम आयुर्वेद में अमृता भी कहा गया है। अमृता, जिसके गुण अमृत के समान है जी। और इसको आयुर्वेद की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, शक्ति देने वाली है, ये इम्यूनिटी को देने वाली है। ये कितनी बार ले सकते हैं दिन में अगर काढ़ा गिलोय का लेना हो तो? इसको सुबह सुबह ही प्रातःकाल 4 इंच की मात्रा, अगर बेल है तो उसकी 4 इंच की मात्रा को उसको थोड़ा कूट करके पानी को रख करके और उससे जब चौथा हिस्सा वापस रह जाए तो उसको पीना चाहिए काढ़े के रूप में। ऐसे ही मुलट्ठी है जी, मधु यष्टि चूर्ण है, उसका भी प्रयोग बहुत अच्छा है। एक हमारे आयुर्वेद में ग्रुप है जीवनीय ग्रुप जी, जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता, शक्ति को बढ़ाता है, जिसमें शतावर है, अश्वगंधा है, मूसली है, ये सभी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इनको किस तरीके से लेना चाहिए? इसका शतावर, अश्वगंधा, मूसली, मुलट्ठी, बला, अति बला, इन सब का पाउडर बना करके रात को 3 ग्राम दूध के साथ लेने से बहुत अच्छे हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनती है। डॉक्टर साहब, खाना जो हम खाते हैं वो कितने कितने टाइम के बाद खाना चाहिए? इसमें प्राचीन काल से ही एक व्यवस्था की हुई है, वही आयुर्वेद अपनाता है जी। वहाँ पे ये कहा गया है कि सूर्योदय से 2 से 2.5 घंटे के बाद हमें जो प्रातःकाल का भोजन है वो करना चाहिए जी। और उस समय पे जो भी हम भोजन खाएंगे जी, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा जी। एक कहावत भी है कि जो सुबह का हमारा भोजन है, नाश्ता है, वो महाराजाओं की तरह से होना चाहिए जी। जो दोपहर का भोजन है वो राजा की तरह से होना चाहिए और जो रात का भोजन है वो भिखारी की तरह से होना चाहिए। उसका यही है कि पूरे रात में जी। जो हमारा लीवर है, जिसने पूरा पाचन करना है, वो बिल्कुल आराम ले चुका होता है जी। बिल्कुल फ्रेश होता है। जितने भी हमारे पाचक स्राव हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो पूरी तरह से बने हुए होते हैं। तो अगर हम उस समय पे गुरु भोजन, फैट युक्त भोजन भी ले लेंगे, वो भी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा जी। दोपहर के लिए जी। हमें फैट युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए जी। उस समय पे छाछ का प्रयोग करना चाहिए जी। भोजन के साथ। छाछ का मतलब ये नहीं है कि हमने दही ली और उसके अंदर पानी डाल करके उसको हमने मथ लिया। हाँ जी। वो तो दही को पतला करके हमने पी लिया। जी। छाछ क्या है? जब उसमें 4 गुना पानी डाल करके मथा जाता है जी। और उस छाछ से जो मक्खन है वो अलग निकाल लिया जाता है, तो वो जो बचा हुआ है जी। लिक्विड है उसको छाछ कहते हैं और उसमें सेंधा नमक और काला नमक
और फिर जो रात्रि का भोजन है, इसीलिए कहते थे भी संध्या काल हो गया, इवनिंग हो गई है, भोजन कर लो। जी। तो सूर्योदय के साथ ही रात्रि होने से 2 घंटा पहले जी। हमें रात का भोजन कर लेना चाहिए, और इतना भोजन करना चाहिए जिसका कि 1/4 भाग कम हो, जी। ताकि जो हमारा लीवर है, यकृत है, वो पूरी तरह से उस भोजन को पाचन कर ले, और जो उसका भोजन से पच करके हमें प्राप्त होने वाला रस है वो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हमें। जी। डॉक्टर साहब, आजकल रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? आपने कहा कि रिफाइंड ऑयल का बहुत ज़्यादा क्या सब जगह पे यूज़ हो रहा है आजकल, जी। पर ये बिल्कुल गलत है जी। आयुर्वेद दृष्टिकोण से। जी। जो सरसों का तेल है जी। उसका प्रयोग करना चाहिए, जैतून का तेल प्रयोग करना चाहिए, या जो गोघृत है जी। उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा अच्छा है। जो गौ का घी है वो आयु को बढ़ाने वाला है, और जो गौ का दूध है वो शरीर में बल, वीर्य, शक्ति देने वाला है। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो फीड नहीं लेता, आजकल तो वो डिब्बे का उसको दूध देते हैं, पर पहले क्या होता था कि अगर मदर उसको फीड नहीं दे सकती थी तो फिर जो गौ का दूध था उसको पतला करके देते हैं, क्योंकि उसमें बाइल बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पीला होता है। जहाँ पे वो उसमें बाइल हुई, ज़्यादा हुई, तो एकदम से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है गोघृत का करना चाहिए, सरसों के तेल का करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।